प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो कि छपरा में है, बिहार में, उसके द्वारा आयोजित की गई पीजी प्रवेश परीक्षा 2021 के पेपर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह परीक्षा 26 फरवरी 2022 को छपरा में ही आयोजित की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जिसमें पहला पेपर है जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। यह पेपर 1 घंटे का है, जिसमें पूर्णांक यानी फुल मार्क जो है वो 100 नंबर के हैं। इसका अर्थ ये है कि 50 क्वेश्चन हैं और सभी प्रश्न के 2 अंक हैं। पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। सैम्पलिंग इज़ एडवांटेज एज इट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग, यानी पूंजी बचत में मदद करता है। दूसरा है सेविंग टाइम्स, यानी समय बचाता है। तीसरा है इंक्रीज एक्यूरेसी, यानी सटीकता बढ़ाता है। और चौथा जो है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसका उत्तर ए और बी होगा, यानी कि डी, क्वेश्चन 1 का डी ऑप्शन सही है। हम लोग जानते हैं कि सैम्पलिंग क्या है, कि सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस और टेक्निक टू टेक सैंपल ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स दैट आर टेकन फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। जहाँ तक हम लोग लार्जर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो लार्जर पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लोग लेते हैं, यानी कि सैंपल को हम लोग सैंपल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन भी जानते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एग्जैक्ट सटीकता ही बताता हो, इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा टेक्निक है जो कि किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका कारण ये भी है कि हम एक बड़े पॉपुलेशन में, या मान लीजिए कि 100 लोगों पे हम लोग कर रहे हैं, तो वो ईजी है। लेकिन जैसे हम लोग अभी इलेक्शन हो रहे हैं, यूपी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे जो जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया के, तो उसमें करोड़ों वोटर्स हैं, लाखों वोटर्स हैं। तो सभी पे जाकर के जो हम लोग जो सैंपल लेते हैं मीडिया वाले, जिस पे वो लोग अपना शो चलाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उसमें सभी का शामिल करना संभव नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उन पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ही वो चुनते हैं, जिससे कि समय की बचत होती है और पैसे भी बचते हैं। दूसरी बात है कि वह उन्हीं वोटर्स को और उन्हीं सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, रैंडम सैम्पलिंग इज़ हेल्पिंग एज इट इज़, यानी कि पहला ऑप्शन एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कोई भी जो सैम्पलिंग होता है वो इकोनॉमिकल मेथड होता है। दूसरा है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। तीसरा है रीजनेबली एक्यूरेट। और चौथा है ऑल ऑफ द वर्क। आगे आते हैं, इसका उत्तर डी होगा। कैसे होगा ये हम लोग समझते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच ईच सैंपल हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। और अगर रैंडम सैंपल की बात करें, तो ए रैंडम सैंपल इज़ एन अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि हम लोग अगर ऐसा कहें कि हम अगर छपरा डिस्ट्रिक्ट के, या आपके जो भी सुन रहे हो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट बोर्ड के 10th बोर्ड के जो ऐसे बच्चे जो 80 मार्क्स लाए हों, 80% मार्क्स लाए हों, उन्हीं से उनका पर्सनालिटी टेस्ट आपको निकालना है। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 80% अगर लेते हैं, अगर मान लीजिए उनकी संख्या हो गई 10,000 हो गई, तो हम 10,000 तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ने फिक्स किया कि 80% है, तो हमने एक पैरामीटर बना दिया कि 80% वाले को ही लेना है। तो क्योंकि वो उसी बोर्ड के उसी सिलेबस में उसी एग्ज़ामिनेशन में उन्होंने अपीयरिंग की और उसमें 80% मार्क्स लाए, तो उसमें से 1,000 लोगों में से हम लोग 100 लोग को भी अगर लेते हैं तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, और ऐसा हम अनबायस्ड तरीके से कर सकते हैं। ए सिंपल रैंडम सैंपल इज ए सबसेट। अभी हम लोगों ने कहा
कि अगर 80% की 1000 लोगों की बात करते हैं जिनका केवल 80% ही एग्जैक्ट आया है, तो उस 1000 वालों में से हम लोग 100 ले सकते हैं, ठीक है, तो वो सबसेट कहलाते हैं। तो आंसर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद। पहला है हॉरिजॉन्टल रिसर्चेज, दूसरा है लॉन्ग टर्म रिसर्चेज, तीसरा है शॉर्ट टर्म रिसर्चेज एंड डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी। अब आते हैं कैसे होगा। तो हम लोग देखें कि इन ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज repeatedly examine the same individuals to detect any changes that might occurs over a period of time। यहाँ पे बोल्ड में आप देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसी इंडिविजुअल का हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय के अंतराल के साथ साथ और उसके बाद तक एक खास समय तक हम उसमें हो रहे चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। Longitudinal studies are a type of correlational research in which researchers observe and collect data on a number of variables without trying and influence those variables। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे की यह जांच करना चाहें कि वह पढ़ने में वो कैसे सीख रहा है, वो पढ़ने को कैसे सीख रहा है, वो पढ़ना कैसे सीख रहा है, तो हम लोग तुरंत ऐसा नहीं दिखा सकते हैं। तुरंत अगर ऐसा जांच कर बोल सकते हैं कि उसने इतना जल्दी सीख लिया, ऐसा नहीं। अगर उसके एग्जैक्ट लर्निंग बिहेवियर को, रीडिंग बिहेवियर को जज करना चाहते हैं तो हम लोग 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके डिसाइड करना होगा और तब देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि कैसे जो चेंजेस हो रहे हैं, लिखने के जो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो क्या उनमें बदलाव आ रहा है। तो यह एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही हम लोग देखेंगे, तभी जान पाएंगे। जैसे कि मार्केट ट्रेंड, जैसे कि स्टॉक मार्केट देखते हैं कभी राइज करता है, कभी गेन करता है, तो और कोई इन्वेस्ट करने जाता है तो ये देखता है कि पिछले 4 साल, 5 साल या आगे के 4-5 साल में उसकी संभावना कैसी है। तो यह क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मामला है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है वह लॉन्ग टर्म रिसर्चेज के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब हम लोग ऑप्शन, पिछले वाले ऑप्शन में अगर जाएं तो बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है कि हॉरिजॉन्टल रिसर्चेज क्या है। तो हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या है, मीन्स टू लुक एट वन एज एंड कंपेयर द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ए ह्यूमन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी स्कूल के रिजल्ट को या कंपनी के सेल को, यानी कंपनी कितना अपना माल बेच रही है, तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ देखिए 2019 और 2020 के सेल्स रिकॉर्ड को और इस किसी भी स्कूल के रिजल्ट्स को, इन दोनों साल के रिजल्ट को कंपेयर किया गया, देखा गया है। या फिर अगर किसी खास समय के, यानी कि 2019 से 2020 के ही अगर हम लोग कोई अकाउंट बैलेंस को कंपेयर करते हैं तो उससे भी हम लोग यह देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है। वर्टिकल एनालिसिस क्या है कि वर्टिकल एनालिसिस रिलेट्स ईच अमाउंट इन द इनकम एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर हम किसी इनकम को कंपेयर कर रहे होते हैं तो अगर हम उस इनकम को परसेंटेज ऑफ सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। चौथा आंसर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, यानी कि शोध की विशेषता क्या नहीं है। सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड पर्सपेक्टिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीनों ऑप्शन पहले सही लग रहे हैं, ए बी सी। डी कैसा है ये देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी है सही कि यह पर्सपेक्टिव जो है वो किसी भी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैसे है, तो पहले हम रिसर्च की ही परिभाषा देख लेते हैं। रिसर्च इज़ अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द एसेट्स ऑफ नॉलेज। यानी कि ज्ञान के संग्रह को बढ़ाने की एक रचनात्मक, क्रियात्मक और जो सिस्टमेटिक जो है प्रोसेस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रिसर्च होता है वो केयरफुल तरीके से किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिव तरीके से किया जाता है। इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू डिस्कवर और एस्टेब्लिश फैक्ट और प्रिंसिपल। और कहीं कहीं अगर हम किसी सिद्धांत को प्रमाणित करना चाहते हैं तो भी हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। अब आते हैं ऑप्शन डी क्यों नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि देखिए इस फिगर में आप देखिए कि दोनों लोग दो तरफ खड़े हैं, यह इनके लिए 6 है और दूसरे वाले के लिए 9 है।
तो पर्सपेक्टिव का डिफिनेशन अगर देखेंगे कि ओपिनियन और एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग जो कि डिफ़र कर सकता है। लेकिन रिसर्च क्या क्या है कि अगर किसी खास वेरिएबल की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो नॉलेज उस एरिया में होगी या उस पार्टिकुलर रीजन में जो होगी, या अगर उस स्कूल में अगर हम पर्सनालिटी की टेस्ट किसी स्कूल में अगर हम पर्सनालिटी की टेस्ट कर रहे हैं 8th क्लास के स्टूडेंट की, तो अगर हम भी करने जा रहे हैं उस टूल से और कोई एक दूसरा भी अगर 1 महीने बाद दूसरा करने जाएगा तो उसका जो फाइंडिंग होगा वो आस ही पास होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकता कि उसका परसेप्शन बदल जाएगा। तो आस पास मैं बोल रहा हूँ, आस पास ही होगा। 5वां आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि जो भी रिसर्च क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है तो उसके स्टेप्स भी होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम भी यहाँ कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम, और तीसरा है बोथ एंड ए एंड बी, एंड चौथा है नन ऑफ द एबव। हिंदी में विषय की पहचान, समस्या की प्रकृति की पहचान, दोनों ए और बी इनमें से कोई नहीं। आते हैं आंसर पे, इसका उत्तर हुआ सी। कैसे होगा आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रेफर्स टू द सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ ए प्रिवलेंट प्रॉब्लम, यानी कि जब कोई आप शोध किसी विषय पर करने जा रहे हैं तो आप उसके प्रति कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। ठीक है, द रिसर्चर आइडेंटिफाइज थ्रू हिज और ऑब्जर्वेशन नॉलेज विजडम एंड स्किल। जैसे कि अगर हम लोग दहेज प्रथा पे या फिर विद्यालय से कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा है, या फिर समाज के एक खास उम्र में तनाव बढ़ रहा है, मोबाइल के उपयोग कारण अगर किसी बच्चों में तनाव आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हम क्योंकि उसके प्रति अवेयर होंगे तभी उस शोध में हम लोग की जागरूकता बढ़ेगी और उत्साह भी आएगा करने के लिए। तो क्या है कि सेंस ऑफ अवेयरनेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम का सबसे मेजर पार्ट है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कंसर्न विद द फंडामेंटल क्वालिटीज़ और एसेंशियल करेक्टर, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो हमेशा एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही होता है। उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एरिया ऑफ कंसर्न, ये आप जैसे साइकोलॉजिकल फील्ड में करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल फील्ड में करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन फील्ड में करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में करना चाहते हैं वो सबसे पहला मेजर इशू होता है। ए कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, और आप जो शोध करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पहली परिस्थिति में आपने बदलाव देखा है तो फिर क्या उसको शोध के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। डिफ़िकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, ट्रबलिंग क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन स्कॉलरली लिटरेचर इन थ्योरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे शोध पत्र पढ़े, पिछली थीसिस पढ़ी, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि जो लगता है कि फिर से शोध करने की ज़रूरत है, तो वो कन्फ्लिक्ट क्या होता है, आप शोध के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु, एक जो रिसर्च है वो कौन सा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि जिसे अनुसंधान पद्धति का अध्ययन किया हो जिसने, दूसरा है कि जिसने स्नातकोत्तर डिग्री रखी हो यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, सोचने और तर्क करने की क्षमता रखता है, डी एक कठिन कार्यकर्ता हो यानी कि हार्ड वर्कर हो और थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी हो, यह सबके पास होती है थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी। अगर कोई गाड़ी चला हो रहा होता है और बारिश हुई रहती है तो वो शोध नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम अधिक कर रहा होता है और ब्रेक का भी इस्तेमाल ठीक ढंग से कर रहा होता है। तो ये सबके पास थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। हार्ड वर्किंग होना शोध का गारंटी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट एक संभावना है, क्योंकि बिना पोस्ट ग्रेजुएट के आप आगे एकेडमिक जो रिसर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि रिसर्च की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, तो अगर उसकी जानकारी अगर उन्होंने नहीं रखी हो, हमको नहीं पता हो, तो हम कैसे रिसर्च कर पाएंगे। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। एनीवन हु हैज़ स्टडीड द रिसर्च मेथडोलॉजी हु ओनली कंडक्ट अ रिसर्च। 7वां क्वेश्चन है, इफ़ ए रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड देन इट इज़ नोन एज। अगर
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी शोध में अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह किस प्रकार के शोध में मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इसको पहले आप समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी आपके घर में कोई बच्चा है, उसको लिखने में आपको सुधार करना है, तो क्या होगा कि आप विधि बदलते हैं, यानी कि उसमें जो उसके लिखने पर प्रभाव डाल सकता है, यानी कि आपके बताने का तरीका, आपके द्वारा उपयोग में लाए गए तरीके, उसमें आप बदलाव ला सकते हैं, यानी कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे के लिखने के तरीके में, पढ़ने के तरीके में बदलाव आ सके। लेकिन क्या है, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसा कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप जो है वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि दूसरे पर प्रभाव डालता है, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्योर फंडामेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी में नहीं हो सकता है। इसीलिए जो दूसरा होगा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट, इट्स कॉल्ड मैनिपुलेटेड बिकॉज इट्स द वन हु कैन चेंज, यानी कि जिसे चेंज किया जा सकता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी भी शोध में जो ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्क इन ए क्वेश्चन फॉर्म, यानी कि शोध में ऑब्जेक्टिव जो होता है वह क्या है कि क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा गया होता है। दूसरा ऑप्शन है कि शोध में ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस। ठीक है। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें अगर डी पे हम लोग जाते हैं तो वह सही लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी है, ठीक है, हमेशा रिसर्च जो होता है, रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं वही केवल क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। बाकी जो आपका शोध का शीर्षक होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, और जो जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा आपके स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। जैसे कि टू स्टडी द पर्सनालिटी ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, टू स्टडी द IQ ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट। ठीक है। तो यह क्या है कि आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे, व्हाट इज़ द IQ ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। यह आप जानना चाहते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि टू स्टडी, यानी कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है। और उसी पे क्या बनाएंगे, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। उत्तर इसका बी सही होगा। अनुसंधान में उद्देश्यों को बयान के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में। रिसर्च क्वेश्चंस ऑलवेज इन क्वेश्चन फॉर्म स्टार्ट्स विद व्हाट एटसेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स इन रिसर्च ऑलवेज इन स्टेटमेंट फॉर्म स्टार्ट्स विद टू स्टडी। 9th, मीन मीडियन मोड आर, यह सभी कोई जानते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या तीसरा ऑप्शन इसका सही है, सी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज टुगेदर अराउंड द मिडिल ऑफ द सेट जनरली मेजर्स बाय मीन मीडियन एंड मोड। जो भी आपके आंकड़ों के वैल्यू हैं जहाँ पे सेंटर पे लाइक जहाँ पे करते हैं, उसी के हिसाब से उनकी पोजीशन को देखना जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। जैसे कि मीन क्या है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ऐसा करते हैं तो मीन है। मीडियन है क्या, मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा अरेंज इन ऑर्डर, जब हम सारे आंकड़ों को अगर एक सीरियली अरेंज करें तो जो मिडिल में पड़ेगा वो क्या होगा, वो मीडियन को दर्शाता है। मोड क्या है कि अगर सभी आंकड़ों में अगर हम इस दृष्टि से देखें कि कौन सा जो नंबर है या कौन सी जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट हुई है, तो जो बार बार रिपीट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्म में जो लिखते हैं वह, और उसके बाद जानना चाहते हैं कि कहाँ पे सेंट्रल वैल्यू लाई कर रहा है, तो वो क्या होता है, मोड है। 10वां, रिसर्च इज क्या है, रिसर्च क्या है, सर्चिंग अगैन एंड अगैन। ठीक है। दूसरा है फंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। तीसरा है वैज्ञानिक तरीके से किसी समस्या की सच्चाई को तलाशने का काम करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। किसी भी चीज़ को बार बार खोजना क्या है, वह शोध नहीं है। और किसी भी
समस्या का समाधान खोजना भी शोध नहीं है। क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से किसी समस्या की सच्चाई को तलाशने का काम करना ही क्या है, शोध है। रिसर्च इज वर्किंग इन साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। 11th क्वेश्चन, ये हम लोग फास्ट करेंगे इसको। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो दूसरा ऊपर से है वर्ड रिकमेंडेशन वही सही है, तो ऑप्शन बी में ही दूसरा है तो इसे सही करेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है रिकमेंडेशन का, सिफारिश अनुशंसा होता है। 12वां, सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। इन सारे चारों में से जो सही लग है वो क्या है, ऑप्शन डी है, एसेलरेशन। एसेलरेशन मतलब त्वरण। 13, विच वन ऑफ इज हाईली स्पीकिंग लैंग्वेज इन इंडिया। यानी कि इन चारों में से अगर सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा बोले वाली भाषा के रूप में देखा जाए तो वह क्या है, हिंदी है। यानी कि ऑप्शन ए। कैसे है, तो जो भारत में 52.83 करोड़ के जो लोग हैं लगभग वो हिंदी बोलते हैं। संस्कृत जो दूसरा ऑप्शन है वो लगभग 40,000 लोग के आसपास बोलते हैं, इसीलिए ये भाषा को खतरे में कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन जो तमिल है उसको बोलने वालों की संख्या लगभग 7 करोड़ है, जो कि पूरे भारत में 5th पोजीशन पे है, यानी कि 5वें पोजीशन पे संख्या है इनकी बोलने वालों की। चौथा ऑप्शन उर्दू जो है वो लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं और भाषा के हिसाब से यह पूरे भारत में 7वें पोजीशन पे है, इसे 5 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट और लैंग्वेज इज नॉट कमिंग अंडर हिंदी। यानी कि जो हिंदी की जो भाषा परिवार, किसी भाषा का भाषा परिवार होता है कि जो एक जैसे लगते हैं या एक दूसरे के परिवार के सदस्य होते हैं, वह कौन से हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी है, तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा परिवार का सदस्य नहीं है। जो कन्नौजी है, दूसरा ऑप्शन बांगरू है, बांगरू को जाटू भी कहते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं। तीसरा अवधी, ये तीनों हिंदी भाषा परिवार के सदस्य हैं। आज क्योंकि पेपर 1 का मैंने सॉल्व किया है तो अगर ये आपको पसंद आएगा भी तब भी, और नहीं तो फिर सुधार के जिस तरह आप कमेंट करेंगे उस सुधार के बाद मैं 10 या 11 तारीख को इसी एग्ज़ाम का जो सब्जेक्टिव पेपर है और ख़ासकर 2 सब्जेक्ट के रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान की जो डिटेल्ड है, क्योंकि लिखित परीक्षा थी, ऑब्जेक्टिव नहीं थी सेकंड पेपर, तो उसके वीडियो के साथ मैं आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर दोबारा आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजबुली। ब्रजबुली क्या है, यह क्या है। ब्रजबुली का जो आंसर है वह डी से संबंधित है, पुरानी बांग्ला से। ठीक है, यह क्या है कि ब्रजबुली बंगाल की भाषा है जिसमें वैष्णव भक्ति पदों की रचना की गई है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में इसका प्रयोग प्रथमतः मिलता है। बंगाल के अलावा मिथिला, बिहार, असम और उड़ीसा में भी कृष्ण लीला के वर्णन में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज बीइंग रिटन इन देवनागरी लिपि। यानी कि इन चारों भाषाओं में से कौन सी भाषा है जिसके फॉन्ट्स अल्फ़ाबेट जो है वो देवनागरी लिपि यानी हिंदी जैसे हैं। तो सामने फिगर्स आपको दिखाई दे रहा है, यह जो है वह गुजराती का है पहला, दूसरा है मराठी मूलाक्षर चार्ट। तो इसका आंसर जो होगा सी है, यानी कि मराठी। देख रहे हैं आप, अक्षर से भी मिला सकते हैं, उड़िया के अक्षर देख लीजिए, सिंधी के अक्षर देख लीजिए। तो मराठी जो है वो अ आ इ के रूप में लिखा गया है, तो यह क्या है कि देवनागरी फॉन्ट के रूप में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमल इज, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हम देखते हैं हम लोग, सी इसका आंसर सही है, अम्बुज। तो कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं, अम्बुज, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अरविंद, पुंडरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका आंसर सी होगा, गजानन। गणेश का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, गजानन, गौरीनंदन, मुशवाहक, विनायक, विघ्ननाशक इत्यादि। 19वां क्वेश्चन, कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका आंसर होगा बी, कनक। कनक के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं, कनक, स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य इत्यादि।
20वां क्वेश्चन है, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? इन ए, बी और सी और डी में वात जो है वो वायु है, जो समीर है यह क्या है? पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल जो है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह किसका पर्यायवाची शब्द है? वह है आग का। अनल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक, दहन, ज्वलन, आग, विषाणु इत्यादि। अब यहाँ देखिए ये सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली? ठीक है, आइए करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि नोएडा को हम लोग ऊपर से नीचे अगर दिख रहे हैं NOIDA, ऊपर से नीचे हम लोगों ने लिखा है, तो दूसरे से इसका जब मिलान करते हैं OPJEB से, तो देखिए पहला OPJEB का पहला O और नोएडा का पहला N, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 प्लेस का अंतर है। नोएडा के दूसरे O का और OPJEB के दूसरे P के बीच का अंतर +1 है। उसी प्रकार नोएडा के I और OPJEB के J के बीच का अंतर 1 है। नोएडा के D के और OPJEB के E के बीच का अंतर +1 है और नोएडा के A के और OPJEB के बीच का अंतर +1 है। यानी कि सभी अक्षरों में, दोनों शब्दों के प्लेस वाइज अक्षरों में +1 का ही अंतर पाया गया है। तो इसलिए हम लोग अगर दिल्ली के बारे में लिखेंगे तो दिल्ली के में भी +1 +1 +1 +1 हर एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और 5 प्लेस में हम लोग ऐसा +1 करके लिख सकते हैं। इस हिसाब से सामने आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो आंसर होगा EFMIJ के रूप में होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 22वां क्वेश्चन क्या है कि असर्शन है कि इन इंडिया पीपुल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, इसका कारण क्या रखा गया है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपको चुनना है कि क्या है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत कैसे हो सकता है? इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सब कोई जानते हैं। बी क्या है? ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इंडिया पीपुल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग बिल्कुल चुनते हैं विधानसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, पंचायती राज के द्वारा। सी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ए और आर दोनों सही है तो आर जो है वो करेक्ट ए का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो सकता है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए तो उस प्रोसेस के द्वारा, उस सिस्टम में हम लोग चुनाव के माध्यम से लोगों को चुनते हैं। तो ये भी गलत है। डी क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल ये सही होगा। तो 22वां का डी। A democratic country has a system of government in which the people have the power to participate in decision making। बिल्कुल, इससे हम लोग से ज़्यादा इससे अच्छा कौन जानेगा। Democracy is a form of government in which the people have the authority to deliberate and decide legislation। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि हम लोग जो चुनाव से लोगों को चुनते हैं और टू चूज गवर्निंग ऑफिशियल टू डू एज सो, और जो हम लोग नेता जा कर के जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो एक्चुअली में नेता के रूप में हम ही लोग होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में होता है। रिपब्लिक मेनली फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज ए कॉन्स्टेंट। रिपब्लिक जो कंट्री होते हैं वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलते हैं, और लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो जनता के नेतृत्व डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से करती है, उन्हीं का रिप्रेजेंट करती है, तो उनकी बाधाएं कम होती हैं। यह पक्ष और विपक्ष दोनों पे लागू होता है। 23वां क्वेश्चन सामने आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड सर्किल एंड ट्रायंगल की बात कही गई है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस फिगर में हम लोग को चुनना है कि ए जो है सम फार्मर हु आर इन्वेस्टर दे आर आइदर बैकवर्ड और इलिटरेट्स और बोथ। बी है सम नॉन इन्वेस्टर फार्मर्स आर बैकवर्ड एंड इलिटरेट्स। दो सी है दोज बैकवर्ड्स हु आर नॉट इलिटरेट्स आर आइदर फार्मर्स और इन्वेस्टर और बोथ, और डी है ऑल ऑफ द अबव। इसको हम लोग करके देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूज। डी आंसर सही होगा। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। केस 1 में देखिए कि सम फार्मर्स हु आर इन्वेस्टर, इसको हम लोग 0.1 अगर मान लेते हैं,
दे आर आइदर बैकवर्ड, इसको दूसरा मान लेते हैं, और तीसरा इलिटरेट मान लेते हैं। तो इस फिगर को हम लोगों ने, पहले वाले फिगर को हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज किया है, ठीक है। तो डार्क कर दिया है, जो पूरा स्टेटमेंट है उसको डार्क करने से पता चल जा रहा है। तो डार्क एरिया जो 1 को इंडिकेट करता है, यानी कि वैसे जो फार्मर जो क्या है, इन्वेस्टर हैं। यह डार्क एरिया ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, अर्थात स्थिति 2 और 3 यानी बैकवर्ड और इलिटरेट को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो ऑप्शन है वो ए क्या है, वो सही है, गलत नहीं है। बी क्या है कि सम नॉन इन्वेस्टर फार्मर्स आर बैकवर्ड एंड इलिटरेट्स। डार्क एरिया जो है इन्वेस्टर को शो कर रहा है, पूरा डार्क एरिया मैंने कर दिया है। जो स्ट्रेट लाइन जो तिरछी है लाइन वाले एरिया उन फार्मर को शो कर रहा है जो इन्वेस्टर नहीं है, अर्थात नॉन इन्वेस्टर है। सर्किल और रेक्टेंगल को भी इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन है कि ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा है कि दोज बैकवर्ड्स हु आर नॉट इलिटरेट्स आर आइदर फार्मर और इन्वेस्टर और बोथ। तो हम लोग को इसे दो फॉर्म में देखने की कोशिश की है, लाइंस में और डॉट्स में। तो लाइन से सेटिस्फाई पॉइंट 1, डॉट सेटिस्फाई पॉइंट 3, लाइट शैडो ऑफ ब्लू कलर एरिया सेटिस्फाई पॉइंट 2। हेंस कंक्लूजन ऑप्शन सी भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही था। तीनों केसेस सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए बी एंड सी आर इंटेलिजेंट, ए डी ई आर लेबोरियस एंड डी सी ई आर ऑनेस्ट एंड ए बी ई आर एम्बिशियस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑनेस्ट। तो इन सब को हम लोग करके देखते हैं। वैसे आंसर इसका क्या होगा, ए होगा सही। तो करके देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, ऑनेस्ट और एम्बिशियस, और जो अल्फ़ाबेट में इसको रिप्रेजेंट किया गया था तो हम लोगों ने उसको सजा दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑनेस्ट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑनेस्ट में सी डी ई हैं, लेकिन ए और बी नहीं है। तो इसलिए बोल्ड में नीचे ब्लू में आप देख रहे हैं ए एंड बी आर नॉट ऑनेस्ट। तो आंसर ए सही हो जाएगा, 24 का ए सही है। 25वां, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इसमें देखिए टायर, स्टीयरिंग व्हील्स, इंजन और कार, ये सभी दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या है, सिमिलरिटी खोजनी है। तो सिमिलरिटी में क्या है कि टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन जो है वो क्या है, उस कार के पार्ट्स हैं। तो इसलिए आंसर डी सही होगा। टायर, स्टीयरिंग व्हील्स एंड इंजन आर ऑल पार्ट्स ऑफ ए कार। 26वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सभी जानते हैं, पहले इसका आंसर डी सही है। कैसे सही है, तो प्राइम नंबर क्या है कि ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी कि वैसी संख्या जो केवल एक से कटे या खुद से कटे। तो आप देख रहे हैं कि 31 जो है 1 और 31 से कट रहा है, 61 जो है 1 और 61 से कट रहा है, 71 जो है 1 और 71 से कट रहा है, लेकिन 91 जो डी ऑप्शन है वो क्या है, 1 से भी कट रहा है, 7 में 13 से गुना कीजिएगा तो 91 आएगा, 13 सतह 91 होगा और खुद 91 से कटेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, यानी कि यह प्राइम नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन 27 तो खुद गुना करना है, इसका आंसर जो है वो ए सही है। 28, यहाँ देखिए इसको समझेंगे, एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल बी ए सम मनी ट्रिपल, यहाँ टेरिबल लिख दिया गया है, गलत है। इन 25 ईयर्स, यानी 25 वर्षों में किस दर से प्रति वर्ष धनराशि तिगुनी हो जाएगी। करके देखते हैं हम लोग। इसका आंसर वैसे सी आएगा, सॉल्व किया गया है। तो देखते हैं हम लोग। माना कि जमा धन का कुल जोड़ x रुपये है। प्रश्न के अनुसार कुल जमा धन तिगुना होना है, यानी कि जो x धन आपने जमा किया है वह तिगुना होना है। अतः साधारण ब्याज अगर रुपए में देखे जाएं तो क्या होगा कि जो कुल राशि आपको पूरा जमा करने का तिगुना मिल रही है और जो आपने जमा किया है उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। अतः 25 वर्षों में साधारण ब्याज अगर रुपए में देखा जाए तो क्या होगा कि साधारण सा नियम लगाएंगे कि जमा धन यानी कि मूलधन, ब्याज दर और गुने समय, ये हम लोग का पुराना बचपन से हम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, BRT/100। तो जब 25 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिला, ऊपर हम लोग देख रहे थे 2x था, और जमा हम लोग ने किया x, ब्याज दर क्या था निकालना पड़ेगा, समय क्या था 25 वर्ष,
तो इसीलिए ये सामने आप देख रहे हैं, आप करेंगे तो समझ में आएगा। ये टेक्स्ट पूरा क्लियर है, बिल्कुल आपको जब कॉपी पे लिखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसका आंसर होगा 8%। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। डेविड लेंट 600 रुपये टू रोबिन फॉर 2 years, Rs 150 to Martha for 4 years and received all together from both Rs 90. फाइंड द रेट परसेंट। यानी कि डेविड ने रॉबिन को 600 रुपये 2 साल के लिए, 1500 रुपये मार्था को 4 साल के लिए उधार दिए और दोनों से 90 रुपये कुल मिलाकर प्राप्त हुए। तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसको करके हम लोग देखते हैं। आंसर इसका आएगा आपका बी 5%। कैसे आएगा देखते हैं। माना कि ब्याज दर इज इक्वल टू प्रति वर्ष R%। ठीक है ना। प्रथम जो ब्याज दर, जिस ब्याज दर को हम लोग को निकालना है तो उसका R% हम लोग ने प्रति वर्ष मान लिया। प्रथम स्थिति में क्या होगा कि 600 रुपये धन दिया गया था, उस पर दर हम लोग को निकालना है और 2 वर्ष के लिए दिया गया था, यानी कि रॉबिन को। दूसरी स्थिति में मार्था को जो दिया गया था वो 150 रुपये दिए गए थे 4 साल के लिए, दर पता नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या होगा कि दोनों ऑल टुगेदर जब रिसीव किया गया तो दोनों को हम लोग ब्याज दर को हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, जो कि कितना आया था 90 रुपये बताया गया है प्रश्न में। तो 600 इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 इंटू आर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 90। इसको नीचे आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व करिए, देखिए आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। उत्तर 5 है। यहाँ जो 1200 आपको दिखाई दे रहा है, आप जो मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो वो आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। थर्टी क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन ए सही है कि 12 साल। द एज ऑफ जूली इज थ्राइस ऑफ हर डॉटर, यानी कि जूली किसी की माँ है, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ जूली विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर, यानी कि 12 साल के बाद उसकी बेटी से उसकी जो उम्र है वो दोगुनी हो जाएगी। तो उसकी बेटी का अभी उसका उम्र क्या था। ठीक है, तो करके देखते हैं हम लोग। माना कि पुत्री की आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। तो अभी की स्थिति में जो पहला सेंटेंस है, द एज ऑफ जूली इज थ्राइस ऑफ हर डॉटर, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, माता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी जूली की। अब प्रश्न में 12 साल के बाद की बात कही गई है कि 12 साल के बाद जो जूली है वो अपने बेटी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 12 साल उसकी बेटी की आयु कितनी होगी, अभी अगर x माना गया है तो x प्लस 12, तो x प्लस 12 में अगर 12 साल के बाद दुगनी होनी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12 साल के बाद उनकी माता की आयु यानी जूली की आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 12। तो दोनों को हम लोग बराबर कर दिया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या है कि x इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इस टेबल की मदद से हम लोग को 31 to 35 क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो है 2005 से लेकर 2010 तक जो है वह बागवानी क्षेत्र में जो फल हैं, सब्जी हैं, पुष्प फूल हैं, इनके उत्पादन की जो है बात कही गई है क्षेत्रों में। ठीक है ना, कितने क्षेत्र में उत्पादन किए गए हैं। तो इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन 31 से 35 तक बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 years हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीजेज इन एरिया अंडर द टोटल हॉर्टिकल्चर, यानी कि किन 2 वर्षों में जो है वह कुल बागवानी के तहत क्षेत्र में वृद्धि की उच्चतम दर दर्ज की गई है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा सही, इसको देखते हैं हम लोग। वर्षवार कुल बागवानी, ये आप, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट आउट निकाल के बनाया था तो इसीलिए आप पीछे बैक जा सकते हैं कि 2006-07 में क्या है कि 3.74% की वृद्धि हुई है। किसकी तुलना में, 2005 और 6 से। कैसे हुई है, तो 2006-07 में 194 बागवानी
कुल लाख हेक्टेयर में हुई है। और 2005 और 6 में कितनी हुई थी? 187, यानी कि वृद्धि जो हुई है 7 की हुई है। ठीक है, तो जब हम वृद्धि देखेंगे तो पुराने वाले से देखते हैं, तो इसीलिए 187 का x% 7, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई, अगर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/187 इंटू 100, जो कि 3.74% आएगा। उसी प्रकार से 2007-8 का किससे तुलना करेंगे? 6-7 से। तो आप देख रहे हैं कि 2006 और 7 से जो है 4.12% की वृद्धि हुई है। कैसे हुई है कि 2007-8 में 202 है और 2006-7 में क्या था? 194 था। तो जो अंतर आया है वो क्या है? वृद्धि दर क्या है? वो 8 है। तो इसीलिए जो किस प्रकार से 4.12% इसका आंसर आएगा। 2008 और 9, 2007 और 8 से इसकी जो वृद्धि दर है वो क्या है? 2.47% है। कैसे है? 2008-9 में 207 वृद्धि मैंने बागवानी हुई है क्षेत्र में, और 2007-8 में कितनी हुई थी? 202। तो अंतर 5 है। तो इसीलिए जो 2007-8 से 2008-9 की जो वृद्धि दर है वो 2.47 की वृद्धि दर है। आखिरी वर्ष 2009 और 10 में क्या है? 2008-9 की तुलना में 0.96% की वृद्धि हुई है। कैसे हुई है? सामने आपके है। ठीक है, यानी कि जो अधिक वृद्धि हुई है सबसे अधिक 2007 और 8 में हुई है, और फिर 6 और 7 में हुई है 3.74 और 4.12। ये दोनों बोल्ड में दिया गया है। तो जो डी ऑप्शन है उसमें देखा गया है वो क्या है? वो लगातार वृद्धि देखी गई है। 32वां क्वेश्चन, शेयर्स ऑफ एरिया अंडर फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर आर रिस्पेक्टिवली, यानी कितना है? अगर कुल जो बागवानी हो रही है उसमें फूल, फल और सब्जी का कितना क्षेत्र में योगदान है? ए ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे सही होगा? यह बेसिक चीज़ पे बनाया गया, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, इस प्रश्न पर क्लेम किया जा सकता है क्योंकि प्रश्न में किस वर्ष को नहीं लिखा गया है। ज़्यादातर परिस्थितियों में समीप के वर्ष का आंकड़ा समझा जाता है। इसके आधार पर मैंने यह प्रश्न हल किया है, अर्थात मैंने 2009 और 10 समझा है। लेकिन आप ध्यान रहे कि यह प्रश्न को क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, बागवानी में फूलों का क्षेत्र क्या है? 2 है, 209 में 2 है। ठीक है, इसीलिए क्या है? 0.95% है, लगभग 1%। सब्जियों का क्षेत्र कितना है? 79। ठीक है, फलों का क्षेत्र क्या है? 63 है, यानी 30.14%, लगभग 30%। तो इस प्रकार से हम लोग 1, 38 और 30 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो उपरोक्त प्राप्त प्रतिशतों के समीप जो है ऑप्शन ए के आंकड़े हैं, इसलिए उत्तर ए सही है। 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ड्यूरिंग 5-6 to 2009-10। तो 5 और 6 ये आप टेबल हमेशा जा कर के देखते रहेंगे, आपके पास प्रश्न पत्र होगा उसमें देख सकते हैं। आंसर सी सही होगा, फ्लावर्स। कैसे होगा सही? देखते हैं। 2005-6 से 2009-10 के दौरान फलों के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? 63 हुई, 53 से 63 हुई है। तो एक अंतर निकालेंगे। ठीक है, और जब भी अंतर देखा जाता है, अगर वृद्धि हुई है तो क्या है कि पुराने वाले जो कम था उससे देखा जाता है। इसीलिए क्या है? 63 - 53 बाई डिवाइडेड बाई 53, और उसमें 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा, जो कि 19% की वृद्धि हुई है फलों के उत्पादन में 2005-6 से 2009-7 के दौरान। सब्जियों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? कैलकुलेशन सामने है आपके, वो है 9%। फूलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 2005-6 से 2009-10 के बीच में 1 से 2 हुई है। ठीक है, जो कि 100% की वृद्धि देखी गई है। बागवानी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वह क्या है? 187 से सीधे 209 पे हुई है। इस प्रकार प्रतिशत क्या है? बागवानी के उत्पादन में वृद्धि का दर कितना है? 11.76% है। तो आंसर सी सही है। 34वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट आर रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ एरिया बाई अराउंड 10% फ्रॉम 2005-6 to 2009-10, यानी कि उन बागवानी फसलों का पता लगाएं जिन्होंने 2005-6 से 2009-10 तक क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। तो इसका आंसर जो है वह है बी, सब्जियां। कैसे होगा देखते हैं। 2005-6 से 2009-10 के दौरान फलों के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है?
पिछले प्रश्न के ही आंकड़े को हम लोग यहाँ लाए हैं। 19%। सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? 9%। फूलों के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? 100%। और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? 12%। तो प्रश्न कह रहा है कि उन बागवानी फसलों का पता लगाए जिन्होंने 2005-06 से 2009-10 तक क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि की है। तो वह कौन है? आपका सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि 9% यानी 10% के पास है, इसीलिए उत्तर बी सही होगा। What has been the share of area under fruits, vegetables and flowers in the area under total horticulture in 2007 और 8? यानी वर्ष 2007 और 8 में कुल बागवानी क्षेत्र में फलों, सब्जियों और फूलों के अंतर्गत क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी है सही, 68%। कैसे देखते हैं। 2007-8 में कुल बागवानी क्षेत्र में फल, फूल और सब्जियों का क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले कुल बागवानी का क्षेत्र कितना था? 202 था। इसमें फल, फूल और सब्जियों का जो क्षेत्र का प्रतिशत है वो जोड़ दिए रहेंगे, 58 + 78 + 2। तो यह क्या है कि 202 में 138 जो क्षेत्र है उसमें क्या है? फल, फूल, सब्जी होता है, यानी कि वह कितना प्रतिशत है? 68.31%, यानी कि इसको 68% कहा जा सकता है। इस प्रकार से 35 का ऑप्शन भी सही है। 36वां क्वेश्चन, कोई भी मिलावटी तत्व जमीन में रिश्ता है, छानता है और भूजल जलाशय में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा, वाटर पॉल्यूशन। ये सारे प्रश्न जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री without compromising the quality of the environment for future generation. In the name of economic development, the price of environmental damage is paid in the form of land degradation, soil erosion. यहाँ आप देख रहे हैं कि चाहे वो पंपिंग वेल हो या फिर आपका कंटेमिनेटेड वाटर हो, ठीक है, खेतों में अगर आपकी खाद का डाल रहे हैं ऊपर से पानी तो रिसते हुए जो नीचे जा रहा है, सभी जाके ग्राउंड वाटर में जा कर के मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि कंटामिनेशन बढ़ता है। साउथ अफ्रीका इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ विच मिनरल्स? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, प्लैटिनम। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन वी ओनली अकम्प्लिश 2 आउट ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर डी सही है। कैसे है सही देखते हैं हम लोग। इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑपरेट्स एट द सेंटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम वर्क ऑन ऑल द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट। द 3 बेसिक टर्म्स आर बियरेबल, जिसका मतलब होता है सोसाइटी प्लस एनवायरमेंट, इक्विटेबल यानी सोसाइटी प्लस इकोनॉमिक, एंड वायबल यानी इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंट। यहाँ आप देख रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। अभी वर्तमान में जो इकोसॉक के प्रेसिडेंट है वो क्या है? कॉलिन विक्सन केलापाइल, ठीक है। तो सस्टेनेबल में जो कॉमन एरिया है वो इक्विटेबल, वायबल और वीरेबल है, जिसका मतलब है ऊपर देखेंगे पीपुल, ये सस्टेनेबल की पार्ट है। सस्टेनेबल का मतलब कहते हैं पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ये सभी का कॉम्बिनेशन सही तरीके से होना चाहिए। प्रॉफिट में जो है वह प्लैनेट और पीपल खत्म नहीं होने चाहिए, तो बैलेंस बनाना है। क्वेश्चन 39 इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो क्या है? यह रिपोर्ट सबमिट किया गया था 1987 में, तो आंसर डी सही है। ब्रंटलैंड आयोग इन 1987 who documented the sustainable development defines sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own words. The president of this commission is Gro Harlem Brundtland, who is the Norway former prime minister. Question 40 in which year was the United Nations Commission on Sustainable Development started by the UN General Assembly? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। The United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) was established by the UN General Assembly in December 1992 to ensure
effective fellowship of United Nations Conference on Economic on Environment and Development यानी UNCD। यह समिट को हम द अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं। यह दिसंबर 1992 में हुआ था और इसलिए आंसर डी सही है। 41 आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड आर यूज्ड फॉर। जब माइनिंग के बाद, ब्लास्ट के बाद जब बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं तो उसमें पानी हम लोग भरते देखते हैं, बरसात का पानी, लेकिन एक्चुअली जो गड्ढा बनाया जाता है तो फिर से उसको भरा जाता है। ठीक है, केवल और केवल भरा जाता है, उसमें पानी हम लोग कहीं से डालते नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्ट डिस्पोजल उसमें किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। इसमें एक फिगर में आप देख रहे हैं, इस प्रकार आप देखेंगे। 42 मरकरी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट्स दैट कॉज। ठीक है, जो लेड और मरकरी है वह क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट क्या करते हैं, लैंड कॉन्टामिनेशन करते हैं। यानी कि जो मिट्टी की सतह जो है या पत्थर की सतह है, जिस भी सतह पे हो उसको प्रदूषित करते हैं। कैसे करते हैं भाई, इसका एक फिगर आप देखिए। आप देखे होंगे कि जब कारखानों से निकले हुए पानी किसी पत्थर या मिट्टी पे लगातार प्रवाहित हो रहे हैं सालों साल, तो आप देखेंगे कि वहाँ मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है हल्की पत्थर प्रकार की, या अगर पत्थर होगी तो उसका रंग डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और वह स्थिति क्या कहलाती है, लैंड कंटामिनेशन होती है। और उसकी जो कारण होता है वो हेवी एलिमेंट्स होते हैं। हेवी एलिमेंट्स में मरकरी और लेड भी आता है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। यह सारे ऑप्शन जो ए बी सी है, यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, कैरिंग कैपेसिटी, यह सभी के सभी होंगे, तभी क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन डी सही है। पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स कैरिंग कैपेसिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी एंड जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें कुछ वर्ड हम लोग सीखते हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एंडोजेनस सस्टेनेबल प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रेशन। किस प्रकार का इंटीग्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस, स्केबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी। तीसरा इधर सामने आप राइट साइड में देखें, इम्प्लीमेंटेशन। और इक्विटी की जो बात कर रहा है वो क्या है, इंटर जनरेशनल, प्रोसीजरल एंड इंट्रा जनरेशनल। ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग 24वां, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। बिल्कुल इजी है, हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसको भी इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। 45 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाई ए गिवन एनवायरनमेंट। यानी कि किसी दिए गए वातावरण द्वारा समर्थित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। फिगर आप देख रहे हैं ना, अभी स्थिति हम लोग की दुनिया की ऐसी ही है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, बी आंसर सही है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। यानी कि वातावरण के द्वारा एक लिमिटेड नंबर, यानी कि उसके बाद वो वातावरण उसको रखेगा तो, लेकिन संभालने की स्थिति में, आदर्श संभालने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी यही है कि एनवायरनमेंट द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको सपोर्ट कर सकता है, वही कैरिंग कैपेसिटी है। दूसरा है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि अच्छे वातावरणीय स्थिति में किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है, कितने सबसे ज़्यादा बच्चे कितनी रफ्तार से पैदा कर सकते हैं, वही उस एनवायरनमेंट की बायोटिक पोटेंशियल होती है। नीचे आप देखेंगे इस फिगर में, आप देख पा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक ग्रोथ, टाइम एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बायोटिक पोटेंशियल कैसे रिलेट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज
mineral deficiencies, competencies that tends to restrict the biotic potential organism and impose a limit or numerical increase. अब रेड में आप देख रहे हैं कि अर्थ कैन एफर्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 बिलियन, यानी कि हम लोग की जो धरती है वो अभी जो इसकी स्थिति है वो केवल 1.5 से 2 अरब लोगों को संभाल सकती है, ठीक है, लेकिन वह क्या है 8 अरब हम लोग के पूरे विश्व की जनसंख्या अब हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कीबोर्ड, MS पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट एंड मॉनिटर। इसमें आप फिगर्स आप देख पा रहे हैं कि जो MS पेंट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आंसर इसका होगा C। बाकी जो ये रैम है जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कंप्यूटर का भी कहते हैं, और मॉनिटर आप जानते हैं, कीबोर्ड आप जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, डाटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स एंड मदरबोर्ड। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं। जबकि सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हार्डवेयर के माध्यम से स्टोर करके रन कराया जाता है। कुछ चित्र में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए में है MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है ओपन ऑफिस कैल्क यानी कैलकुलेटर, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑल ऑफ द वर्क। बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज a suite application designed to help with productivity and completing common tasks on a computer. You can create and edit documents containing text and images, work with data in spreadsheets and databases, and create present. आप लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेल के माध्यम से हम लोग हिसाब कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, पावर पॉइंट से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को और खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। ओपन ऑफिस कैल्क क्या है? यह भी क्या है कि ओपन ऑफिस कैल्क इज द स्प्रेडशीट पार्ट ऑफ द ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज। कैल्क इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल with almost the same abilities. Calc is capable of opening and saving spreadsheets in Microsoft Access file format. 47. Which of the following is an example of software? ठीक है, ये डी आंसर इसका सही है, जो हम लोग क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 48. Act as an interface between the user and computer. इसका आंसर होगा आपका ए सही। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। इस फिगर राइट साइड के फिगर में देखिए औरत जो बैठी हुई हैं, कंप्यूटर यूज़र है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड सब, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन करा पाता है, यानी कि जो हम टाइप करते हैं इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको रीड करता है और फिर स्क्रीन के माध्यम से हम लोग जो रिज़ल्ट पढ़ पाते हैं वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होता है। एप्लीकेशन सबसे पहले हार्डवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इमेज में आप देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर। हम लोग जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपका चालू होता है? तो आंसर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। 50वां क्वेश्चन क्या है कि हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट शेयरवेयर, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। सी जो है आंसर बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोरेड एंड रन बाय हार्डवेयर। और ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर पे डिपेंड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे डिपेंड है, और एक दोनों के बजाय एक दोनों में से एक भी अगर एब्सेंट रहेगा तो किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। बोथ आर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर। तो आंसर सी। फिर से मैं एक बार लास्ट में याद दिला दूं कि 26 फरवरी 2022 को जयप्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पैट यानी कि PhD एडमिशन टेस्ट 2021 के दूसरी पाली के सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान का व्याख्या सहित वीडियो
10 और 11 मार्च 2022 को इसी यूट्यूब चैनल से निर्गत होगा। अगर आप देखना चाहें तो आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे घुमंतु प्रोफेसर। जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।